Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today, I am going to take another chapter of the geography portion, and its name is Lifelines of National Economy. Lifeline means मतलब a thing which give energy to the body. For example, जैसे अपनी बॉडी है, इस बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं जो अपना ब्लड लेके जाती हैं, हेड से लेकर फीट तक अपना ब्लड लेके जाती हैं। तो ये लाइफ लाइन हो गई। अगर ये लाइफ लाइन कई बार एक्सीडेंट होता है, पता चल जाता है कि इसका बहुत सारा खून निकल गया, बचने की संभावना कम है, तो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, पूरे बॉडी के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करती रहती हैं, पहुंचाती रहती हैं। ठीक है, तो उसी तरह ही हमारे इंडिया के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये लाइफ लाइन है। ट्रेड जो है ये लाइफ लाइन। ठीक है, ट्रेड जैसे अभी आपने लॉकडाउन हुआ था, सब कुछ बंद हो गया था, सारी चीज़ें महंगी हो गई थी। लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ही ट्रबल से होके गुजरी है इस लॉकडाउन के अंदर। क्यों? ट्रांसपोर्ट रुक गया, सिर्फ कम्युनिकेशन ही तो चालू था, ट्रेड रुक गया। ठीक है, तो ट्रेड जो था, ट्रेड की वजह जैसे जैसे अपना ये ट्रेड बढ़ा है, इंडिपेंडेंस से पहले से लेकर आज तक जो अपन बात कर रहे हैं, जैसे जैसे अपना ये ट्रेड एक्सटेंड हुआ है, हमारा ट्रांसपोर्ट बढ़ा है और कम्युनिकेशन भी अपना बढ़ा है। पहले कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को अपन कम्युनिकेशन कहते हैं। अपन जो एक्सचेंज करते हैं, मैसेज भेजते हैं, कोई सामान चाहिए आपको, आप कॉल करते हो, वो ट्रांसपोर्ट के जरिए आ जाता है। ये दोनों चीजें कौन प्रोवाइड करवाता है? ट्रेड अपन को प्रोवाइड करवाता है। तो आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। जो ट्रेड है, जैसे जैसे ट्रेड एक्सटेंड हुआ वैसे वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंक्रीज हुआ। पहले पीपल्स क्या करते थे, एनिमल्स के ऊपर अपना सामान लेके जाते थे, फिर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह आ गई, इसके ऊपर सामान लेके जाने लगे। धीरे धीरे फिर अपन ने रेलवे इंजन बनाए, गाड़ियां बनाई हैं ताकि अपना सामान तेजी से पहुंच सके। इसके साथ साथ में ही अपने कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो भी अपन ने बेटर किया। पहले अपन एनिमल्स के जरिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस करते थे, ढोल नगाड़े वगैरह बजा के, या स्मोक के जरिए भी अपन मैसेज देते थे। फिर धीरे धीरे टेलीफोन सिस्टम आया, इंटरनेट सिस्टम आ गया, बड़ा तेजी से ये काम हो रहा है। और ये दोनों को बढ़ाने के लिए ट्रेड जो है यह रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे लाइफ लाइन में लैंड ट्रांसपोर्ट की, में वाटर की और एयर ट्रांसपोर्ट की अपन बात करेंगे। इन लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड, रेलवे और पाइपलाइन की बात करेंगे। तो लैंड ट्रांसपोर्ट वो हो गया जो लैंड के ऊपर चलता है, वाटर वो जो पानी के अंदर चलेगा, एयर जो अपने ऊपर चलता है। अच्छा, इनके कुछ प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स भी हैं और इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अच्छा, आज अपन जैसे रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट जो है बहुत पहले से चलता आ रहा है। जब मेटल रोड नहीं थे, सीमेंटेड रोड नहीं थे, डामर वाले रोड नहीं थे, तब से पीपल जो हैं लैंड रूट के जरिए ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते थे। पासेज सुने होंगे आपने, चाइना के साथ में अपना ट्रेड होता था, तिब्बत वगैरह के साथ में, तो अपन लैंड ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं। अच्छा सॉरी, रोड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी इसके टू पार्ट्स हो गए, मेटल और अनमेटल। मेटल का मतलब हो गया सीमेंटेड या पक्का रोड जिसे कहते हैं, जो डामर वगैरह से बनता है, और अनमेटल जो रोड जो पगडंडी वगैरह जो होती, कच्चे रास्ते वगैरह होते हैं। ठीक है, इंडिया के मोस्टली रोड अनमेटल हैं, कुछ परसेंट रोड ही जो हैं अपने मेटल हैं, और इनके ऊपर भी क्लाइमेटिक कंडीशंस का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेटल, अनमेटल रोड तो दे आर नॉट परफेक्ट या सूटेबल फॉर ऑल सीजन, किसी भी सीजन के लिए है ही नहीं। मोस्टली रेनी सीजन में इनकी कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है। और जो अपने मेटल रोड हैं ये सब सीजन के लिए ठीक है, थोड़ा से रेनी सीजन में थोड़े से खराब हो जाते हैं। ठीक है, रेलवे लाइन जो है, अच्छा अब एक चीज और, हाँ अब क्वेश्चन आ जाता है मेरिट्स ऑफ रोड्स। रोड्स के क्या फायदे हैं? रोड्स के फायदे ये है, रोड अपन को डोर टू डोर फैसिलिटी दे सकता है। आपको स्कूल जाना है, स्कूल बस आती है, आपके बस लेने आती है, रोड ट्रांसपोर्ट से जाती है, आपको लेने के लिए पिक करती है और आपको स्कूल छोड़ती है। डोर टू डोर फैसिलिटी दे सकते हैं। रिक्शा वगैरह हो गई रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अनइवन सरफेस पे रोड बन सकते हैं। माउंटेनियस रीजन जो हो गए, वहाँ पे कोई स्लोपिंग एरिया है, वहाँ पे भी रोड बन सकते हैं या होते। ठीक है, एक तो रोड को कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट है वो कम है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई मोस्टली कंट्रीज प्रेफर रोड ट्रांसपोर्ट।
को प्रिफर क्यों करते हैं, ऐसे आ सकते हैं, या मेरिट्स ऑफ रोड्स आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो इनका कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। और अनइवन जो टॉपोग्राफी है, जैसे कोई अनइवन सरफेस हो गया, अप एंड डाउन वाले सरफेस हो गई, वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट सही काम करता है। माउंटेनियस रीजन में काम अच्छा करता है, ये सैंडी सॉयल है या डेजर्ट वाले रीजन है, वहाँ पे भी ये रोड अच्छा काम करता है। रोड जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी अच्छा काम करता है। कम दूरी जाना है आपको, दिल्ली जयपुर जाना है तो आप रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, और अगर आपको वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर या कन्याकुमारी जाना है तो आप रेलवे वगैरह इस्तेमाल करेंगे। और क्या, रोड जो है ये फीडर का काम करता है। ये जैसा अगर आपको वाटरवेज यूज़ करना है या एयरवेज यूज़ करना है तो इन दोनों की कनेक्टिविटी आपको रोड से ही मिलेगी, रेलवे से नहीं मिलेगी। आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, आप कैसे जाते हैं रेलवे स्टेशन? बाय रोड ही तो जाते हैं। पोर्ट जाएंगे तब कैसे जाएंगे? रोड से ही तो पोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट जाना है, आप कैसे पहुंचोगे? रोड से ही जाना है। तो ये कुछ फायदे। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टेशन है, यह ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल नहीं है। यह डिपेंड करता है पॉपुलेशन साइज पे, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, पहले के टाइम में क्या था, जो अपना ट्रांसपोर्ट जो था और ट्रेड था वो लिमिटेड स्पेस में ही काम कर रहा था, क्योंकि अपने पास में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, इस वजह से। जैसे पहले आज अपना वर्ल्ड में सभी मोस्टली कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड होता है। पहले कहाँ होता था? अपन यूरोपियन के साथ में ट्रेड कर लिया करते थे या चाइना के साथ में ट्रेड करते थे, इसके अलावा अपना ट्रेड नहीं होता था। तो जब से साइंस और टेक्नोलॉजी आई है, अपना ट्रेड वगैरह है जो बढ़ा है। ठीक है। और ट्रेड के साथ साथ में, जैसे मैंने कहा, ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है ये तीनों के तीनों पैरेलल चलते हैं। तीनों इन थ्रीज का जो इंप्रूवमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ये प्रॉपर हुआ है। अच्छा, इन ट्रांसपोर्ट पर उस पर्टिकुलर एरिया का साइज डिपेंड करता है, डाइवर्सिटी। अब जो इंडिया है, डिफरेंट कल्चर है यहाँ पे, लेकिन ट्रेड कॉमर्स और कम्युनिकेशन तीनों एक साथ आगे बढ़े। ठीक है। मैं शॉर्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया। लैंड में या वाटरवेज में भी इनलैंड और ओवरसीज आगे। इनलैंड मतलब कंट्री के अंदर ही चलने वाला, और ओवरसीज दूसरे कंट्रीज के साथ में। इसी तरह इंडिया का भी है। अब अपन बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, जैसे मैंने समझाया। अब रोड ट्रांसपोर्ट में भी अपने कैटेगरीज बना दी। अपने नेशनल हाईवेज बनाए हैं। नेशनल हाईवेज क्या करते हैं, किसके जरिए बनते हैं? नेशनल हाईवेज को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी CPWD की है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ध्यान रखना, कई बार MCQ में पूछ लेते हैं कि नेशनल हाईवेज को कौन कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से स्टेट हाईवेज जो होते हैं, स्टेट हाईवेज की क्या कौन इनको कंप्लीट करता है, कौन इनका मेंटेनेंस करता है? तो PWD इनको कंप्लीट करती है, मेंटेनेंस करती है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं, ये रोड्स क्या होते हैं? नेशनल हाईवेज मतलब क्या, एक कंट्री, एक कैपिटल को दूसरी कैपिटल के साथ में जोड़ना। ठीक है। एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ में। स्टेट जो हाईवेज होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को स्टेट की जो कैपिटल है उसके साथ में जोड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होते हैं? ऐसे रोड जो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं, और इनके अलावा अदर रोड भी होते हैं। अदर रोड का मतलब होगा, जैसे तुमने सुना होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, नाम सुना होगा। ये रूरल एरिया में डेवलप की। ठीक है। और अपने जो हैं, मैं बता रहा हूँ, अपने इंडिया के अंदर 7 जो हैं, नियर अबाउट 7 जो नेशनल हाईवेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रा उनका एक छोटा सा तुमको एक डेमो सा दे देता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा तो यहाँ पे तुमको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ दिखा देता हूँ, ये वाला ऐसा तुमको दिखाई दे रहा है। तो सुनो, अब ये समझने की कोशिश करना। कई बार पूछ लेते हैं तो इंडिया के जो कहाँ है, तो सबसे पहले है 1, तुमने नाम सुना होगा ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड जिसको बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। ये शेरशाह सूरी ने बनाया था। यह कहाँ से कहाँ गया था? कोलकाता से आगे तक गया था, ये पेशावर गया था, कोलकाता से पेशावर गया था। लेकिन आज की तारीख में ये दिल्ली टू अमृतसर जाता है। कहाँ जाता है? दिल्ली टू अमृतसर जाता है।
ठीक है बेटा। तो फर्स्ट जो गया दिल्ली टू अमृतसर, फिर यही जम्मू कश्मीर भी चला जाता है, और जो 2 है वो दिल्ली टू कोलकाता जाता है। देखो इसमें ना आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, देखो ढंग से सुनना फिर से। 1 जा रहा है आपका दिल्ली टू अमृतसर, और फिर ये जम्मू एंड कश्मीर चला गया। 2 जो है ये दिल्ली है, 2 दिल्ली टू कोलकाता आ गया, ठीक है। 3 जो है आगरा टू मुंबई आ गया, आगरा टू मुंबई आ गया, कोई दिक्कत। अब पेन उठाना ही नहीं है आपको, ठीक है। दिल्ली टू मुंबई आ गया। 4 आ गया दिल्ली टू चेन्नई। 5 आ गया दिल्ली टू कोलकाता, सॉरी चेन्नई टू कोलकाता। कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब कोलकाता टू मुंबई ये 6 हो गया, ठीक है। 7 वाराणसी से आता है, वाराणसी 7 नंबर बनाता है, देखो 7 नंबर लग रहा है, 7 नंबर वाराणसी टू कन्याकुमारी आता है। और 8 आप जानते ही हैं दिल्ली टू मुंबई आता है, क्लियर है। ये कई बार पूछ लेते हैं कहाँ से कौन से रोड जाते हैं। अब क्या है, अब अपन गोल्डन कोऑर्डिनेटर्स बनाते हैं। गोल्डन कोऑर्डिनेटर्स इसलिए अपना पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ने की वजह से, सॉरी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके डिमांड की वजह से अपन ने गोल्डन कोऑर्डिनेटर्स बनाए। ये क्या होता है, नेशनल हाईवे का अपग्रेड सिस्टम है। नेशनल हाईवे जो बनाए गए थे पुराने टाइम में बनाए गए थे, तो ये मेजर सिटीज में होते गुजर जाते हैं। अब जैसे पहले दिल्ली जयपुर मुंबई जाते थे, ठीक है, तो जयपुर के बीच में होके गुजरना पड़ता था। अब जो मुंबई की तरफ जो ट्रक वगैरह जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, ये बाईपास निकालती है गोल्डन कोऑर्डिनेटर। तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर को भी अपने 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। गोल्डन कोऑर्डिनेटर में भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर असम से लेकर पोरबंदर जो गुजरात है यहाँ तक जा रहे हैं। तो इनके जो स्टेशन से कई बार इन पॉइंट्स को पूछ लेते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नॉर्थ पोस्ट कौन सी है, साउथ पोस्ट कौन सी है, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं ये तो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स बताएं। ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर्स है। गोल्डन कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, मेजर जो सिटी है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों को जोड़ते हैं। तो ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये 6 लाइंस में काम करते हैं। आप कभी हरिद्वार वगैरह गए हो बेरोड से, तो आपने देखा होगा पेरिफेरल्स बन गए हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, मतलब अपग्रेड जो है ये सिस्टम आ गए। अब आगे चलते हैं। एक है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड क्या होते हैं, बॉर्डर वाले एरिया में बनाया जाता है। अभी आपने चाइना का डिस्प्यूट सुना होगा, गलवान घाटी वाला, वहाँ क्यों डिस्प्यूट हो रहा है, वो डिस्प्यूट का मेजर रीजन क्या है, इंडिया और चाइना दोनों के दोनों क्या करते हैं, बॉर्डर के साथ साथ में, इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ में रोड्स बना रहे हैं। वैसे ही रोड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इन एरिया में रहने वाले जो पीपल है, इनकी कनेक्टिविटी इंडिया के साथ में हो सके, एक रीजन तो ये। दूसरा, इन फ्यूचर कभी वॉर होता है तो आसानी से अपने जो वेपन्स वगैरह हैं अपन इस रोड के जरिए आसानी से बॉर्डर तक पहुंचा सके, इसके लिए भी ये होते हैं। तो बॉर्डर रोड बनाया गया था 1960 में। ध्यान रखना, बॉर्डर रोड ही जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ये जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में जो स्नोफॉल होती है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है, तो रोड को क्लियर करने का काम भी ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये करते हैं। 1960 के अंदर ये बनाए गए थे, इनका आप ध्यान रखना। चलते हैं आगे। अब रोड डेंसिटी ले लेते हैं। रोड डेंसिटी जो है 100 स्क्वायर किलोमीटर में काउंट की जाती है, 100 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन जो है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में मेजर की जाती है, और रोड डेंसिटी 100 स्क्वायर किलोमीटर में मेजर की जाती है। केरल की सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर, और जम्मू एंड कश्मीर की जो रोड डेंसिटी है वो कम है। तो कितना ही डेटा को अंडरलाइन कर लेना, ये इन फ्यूचर आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की 12.14 किलोमीटर ही है, केरला की 1517 है, और एवरेज जो है इंडिया की रोड डेंसिटी कितनी है, 142.68 किलोमीटर है। ये मैंने आपको बताया 31 मार्च 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अच्छा, और इन रोड्स के ऊपर बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह भी बने हुए होते हैं, फ्लाईओवर्स बने हुए होते हैं। अब ले लेते हैं अपन रेलवे। रेलवे जो है इंडिया की जो फर्स्ट रेलवे लाइन जो है
वो कब चालू की गई थी? इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन जो है 1853 में लागू की गई थी। ध्यान रखना, मुंबई टू थाने एक स्टेशन था, उनके बीच चलाई गई थी, 34 किलोमीटर की बनाई गई थी। ठीक है, इंडिया में जो रेलवे है इसको 150 ईयर्स हो चुके हैं। इंडिया में जो आपकी रेलवे लाइन है वो 3 बेसिस पे चलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको कहते हैं नैरो गेज और इसको मीटर गेज, ब्रॉड गेज और ब्रॉड गेज। गेज का मतलब होता है बेटा जो रेलवे ट्रैक जो होता है, रेलवे ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसी को गेज कहते हैं। तो नैरो गेज में जो डिस्टेंस होती है 0.763 मीटर होती है, यानी कि 1 मीटर से भी कम होती है। मीटर गेज में रेलवे ट्रैक के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस होती है और ब्रॉड गेज में 1.67 मीटर की डिस्टेंस होती है। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं नैरो गेज। अच्छा, इंडिया में नैरो गेज जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जो स्टीम इंजन चलते थे वो नैरो गेज पे ही चलते थे। आज की तारीख में इंडिया में जो माउंटेन रीजन है वहीं पे दार्जिलिंग वगैरह जो है वहां पे ही नैरो गेज चलती है। नैरो गेज को धीरे धीरे खत्म कर दिया क्योंकि ये बहुत धीरे चलती है। मीटर गेज को भी धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया इस ब्रॉड गेज में। इसमें क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा इंडिया में बुलेट ट्रेन आने के लिए अपन को रेलवे ट्रैक्स जो है ये चेंज करने पड़ेंगे। पहले नैरो गेज लाइन में ट्रैक्स के बीच में डिस्टेंस होती है वो कम होती है, मीटर गेज में और ज़्यादा होती है। पर जैसे जैसे अपन ट्रेन की स्पीड बढ़ाएंगे तो ये रेलवे ट्रैक्स जो है ये चेंज कर दिए जाते हैं। पहले अपने स्टीम इंजन थे, फिर लोकोमोटिव इंजन को बोलते हैं, ध्यान रखना। और जैसे जैसे फिर स्टीम इंजन आए, स्टीम इंजन के बाद में डीजल इंजन आ गए, अब इलेक्ट्रिक इंजन आने लग गए हैं। ठीक है, और अपन पहले वन वे था अपना, एक ही ट्रैक से ट्रेन जाती थी, एक ही ट्रैक से आती थी। अब अपन ने डबल ट्रैक्स कर दिए हैं। ठीक है, और ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है ताकि अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली जो ट्रेनें हैं, बिजली से चलने वाली जो ट्रेनें वगैरह हैं वो चल सके। अब अपने यहाँ दिया हुआ है 7133 स्टेशन है। ध्यान रखें, इनको ड्राइंग कर देना, इनको MCQs में पूछ सकते हैं। 64,460 के इतना किलोमीटर अपन ने रेलवे ट्रैक बिछा दिए हैं अपने। ठीक है, इनमें से अपने पास में 9,213 जो है लोकोमोटिव हैं। इसके अलावा वैगन्स वगैरह भी अपने पास में है। ये डेटा भी मार्च 2011 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा, रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, साउथ इंडिया में कम है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर अनइवन सरफेस ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया के अंदर सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, सीधा सीधा। जबकि आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे प्लेट्यू की वजह से इस प्रकार के सरफेस है। तो रेलवे ट्रैक को इनमें से निकलने में दिक्कत होती है, इस वजह से नॉर्थ। अच्छा, पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगी रेलवे ट्रैक्स वहाँ पर ज़्यादा है। क्लाइमेटिक कंडीशन भी फेवरेबल होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कई बार कंपैरिजन आ सकता है कि रोड ट्रांसपोर्ट में और रेलवे में क्या डिफरेंस है। तो रेलवे जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेनिफिशियल है। बल्कि ज़्यादा सामान लेके जाना है आपको तो रेलवे से आप जाओ, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है तो रेलवे से जाओ। ठीक है, रेलवे जो है डोर टू डोर फैसिलिटी नहीं देता है। रेलवे एक प्रॉपर स्टेशन पे रुकेगा, बीच में नहीं रुकेगा वो। हालांकि रेलवे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस हो रही हैं, जैसे फॉग सिस्टम आ रहा है, धुंध में नहीं चलती हैं, वो सिग्नल नहीं दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे अपनी इन कमियों को जो गवर्नमेंट है वो दूर कर रही है, रेलवे दूर कर रही है। एंटी फॉग सिस्टम इम्प्लीमेंट्स किए गए। इसके अलावा पीपल जो हैं चोरी वगैरह ज़्यादा करते हैं, मटेरियल को चुरा के लेके चले जाते हैं, विदाउट टिकट के रेलवे में सफ़र वगैरह करते हैं। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन पॉपुलेशन जो है जैसे मैं बताया। अब ये रेलवे में पूछा जा सकता है सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे कौन सी है। अभी कौन रेलवे बनाएगी, ये गोवा वगैरह मुंबई वगैरह को जोड़ने के लिए। इसको क्या है, बहुत ही मॉडर्न रेलवे सिस्टम चाहिए इसको, क्योंकि इसने क्या किया है, इनके बीच में यहाँ पे पड़ता है वो कौन रेलवे। तो यहाँ पे बहुत सारी टनल्स वगैरह बनाई गई हैं, ब्रिजेस वगैरह बनाई गई। मैंने कहा अनइवन सरफेस है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से ट्रेन जा रही है तो इसको टनल से गुजरती हुई ऐसे निकाल रहे हैं इस ट्रेन को।
चलते हैं अपन आगे। अब ये हो गया, अब अपन पाइपलाइन को लेते हैं। पाइपलाइन जो है, क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंस या बेनिफिट ऑफ द पाइपलाइन, जैसे अपन रोड ट्रांसपोर्ट की बात करी रेलवे, तो इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये फेवरेबल नहीं होती, जबकि पाइपलाइन जो है सभी सीजन के लिए फेवरेबल है। ठीक है, इसकी सिर्फ लेड कॉस्ट ज़्यादा है, लेड कॉस्ट है, पाइपलाइन को बिछाने की कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम आती है। ठीक है, इससे मोस्टली गैसेस वगैरह या लिक्विड मटेरियल जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और कोई सॉलिड मटेरियल भेजना है तो उसको स्लरी मतलब उसको तरल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन भेजेंगे। ठीक है, जैसे पानी के साथ में कोई सामान भेज दिया ऑयल के साथ में। अब ये सही रहता है, जैसे पेट फ्यूल है, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने, रोड ट्रांसपोर्ट से करेंगे एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, पाइपलाइन को लफड़ा ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो सीधी जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक पहुँच जाती है। पेट्रोल वगैरह, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है, आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं इन पाइपलाइन के जरिए। इंडिया में 3-4 जो पाइपलाइन है वो इम्पोर्टेंट हैं, इनके नेम्स क्या हैं, इनमें है ये ऑयल फील्ड जो है अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बरूनी और इलाहाबाद, यहाँ से होती हुई गुजरती है। इसी की दूसरी ब्रांच जो है बरूनी टू हल्दिया, हल्दिया कहाँ है, कोलकाता में, बरूनी का है बिहार में। अगर नेम याद करें एक बार पूछ लेते हैं कौन सी जगह कहाँ है। ठीक है, राजबंद टू मयूरग्राम गुवाहाटी सिलीगुड़ी, ये जगह के नेम्स आ गए। दूसरी है सलाया, गुजरात के अंदर एक जगह है, इसकी से जालंधर पंजाब में जाती है। वीरमगम मथुरा, दिल्ली और सोनीपत होती हुई ये लाइन जाती है। इसके अलावा गैस पाइपलाइन है हजारिया इन गुजरात, कनेक्टेड जगदीशपुरा उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर, इसको HVJ हाई लाइन पाइपलाइन भी बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पाइपलाइन आती है ये। क्या कुछ पाइपलाइन इसमें ऑयल फील्ड से रिफाइनरीज तक भी लेके जाती हैं, पहुंचती हैं, प्लस में ये नेचुरल गैस को फर्टिलाइजर्स वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ तक पहुँचाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, वाटर वेज। अच्छा, वाटर वेज जो है इनको अपन ने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। एक इनलैंड हो गया, इनलैंड का मतलब हो गया कंट्री के अंदर अंदर चलने वाले, इसके लिए अपन ने कुछ वाटरवेज बनाए हैं 1 2 3 4, वाटरवेज नंबर 1, वाटरवेज नंबर 2, वाटरवेज नंबर 3 और 4। ठीक है, इसके अलावा ओवरसीज है, ओवरसीज मतलब दूसरी कंट्री के साथ में कनेक्ट होते हैं दूसरे। अच्छा, इनलैंड को क्या करते हैं, रिवर के ऊपर बना दिए जाते हैं, प्लस में कोई कैनल्स के जरिए भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। क्लियर है। अच्छा, इंडिया जो है वास्ट कोस्ट लाइन है। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 7516.6 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबी इंडिया की कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पे जो 12 जो हैं वो तो मेजर सी पोर्ट्स हैं, मेजर सी पोर्ट्स कितने हैं, 12 हैं, ध्यान रखना कि अगर पूछ लेते हैं कितने हैं। और इसके अलावा 187 छोटे मोटे जो हैं सी पोर्ट्स अपने इंडिया के अंदर हैं। अच्छा, वाटरवे से अपन 95% जो है मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इस मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 67 है। यानी कि अगर अपन 100 रुपये का माल परचेज करते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो 67 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटरवेज के जरिए होता है। अच्छा, अगर अपन 100 kg माल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें से 95 kg जो मटेरियल है वो अपन रेलवे वाटरवेज के जरिए। क्यों वाई भाई, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये, इसमें एक्सीडेंट का खतरा कम है। लगभग कुछ तूफानों को छोड़ दें तो सभी सीजन में ये फेवरेबल है। चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अपन वाटर ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्लियर। अच्छा, अब अपन बात करते हैं वाटर, ये समझ में आ गया वाटरवेज जो है समझाया। अब जो है मैंने 4 आपको इनलैंड वाटरवेज बताया 1 2 3 4। तो एक जो है ये इलाहाबाद टू हल्दिया जाता है, इलाहाबाद टू हल्दिया जाता है, गंगा रिवर के ऊपर बनाया गया, ध्यान रखना है इसको। एक बार पूछ लेते हैं, वाटरवेज नंबर 1 जो है किस रिवर पे बनाया हुआ है, किन 2 पोर्ट्स को ये जोड़ता है। ठीक है, फिर ये कैनल्स के जरिए। अच्छा सुनो, ये इलाहाबाद टू हल्दिया तक ये आता है कोलकाता के अंदर। कोलकाता ध्यान रखना, हल्दिया जो है वो सी पोर्ट है, ध्यान रखना, हल्दिया जो है वो एक सी पोर्ट है,
सी पोर्ट इस हल्दिया से कोलकाता की तरफ हमें कैनल्स के जरिए जुड़े हुए रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया गया है, सादिया टू धुबरी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये धुबरी तक असम तक आता है, असम में ये दोनों, ठीक है। वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट में यहाँ पे के क्या बोलेंगे इसको, के कोट्टापुरम टू कोलम वाले जो एरिया इनके नेम्स हैं, कोट्टापुरम टू कोलम, इन पर्टिकुलर रीजन को ये अटैच करते हैं। इसके अलावा और भी हैं, गोदावरी कृष्णा रिवर के ऊपर भी बनाया गया है वो नेशनल हाईवे नंबर 4 को आप अंडरलाइन कर लें, इनके डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट को आप ध्यान करें, ठीक है। अब मेजर सी पोर्ट्स की अपन बात करते हैं। मेजर जो सी पोर्ट्स हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अपन ने 12 मेजर सी पोर्ट्स बनाए हैं, कितने हैं, 12। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर वो अपना थोड़ा ध्यान, मैं इंडिया का मैप सही बनाऊंगा, क्यों इंडिया का मैप इसलिए क्योंकि यहाँ पे कांडला पोर्ट है, ध्यान रखना, यहाँ पे है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में कौन सा पहला पोर्ट बनाया गया था, तो वो कांडला पोर्ट था। क्यों, क्योंकि इस यहाँ पे ही कराची पोर्ट है, इसके पास में ही कराची पोर्ट है। कराची पोर्ट से पहले अपन इस साइड का ट्रांसपोर्टेशन करते थे, लेकिन पाकिस्तान में चला गया कराची पोर्ट, तो इस साइड में अपन को पोर्ट की जरूरत पड़ी, तो कांडला पोर्ट करते हैं, ठीक है। एक चीज और बीच में रोकना चाहूंगा, यहाँ पे मुंबई पोर्ट था, मुंबई पोर्ट पर कंजक्शन की वजह से इस मटेरियल को, या हमको यहाँ पे एक पोर्ट चाहिए था, इस वजह से भी अपन ने ये पोर्ट यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ के पोर्ट पे कौन सा सामान आता है, तो यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर का सामान आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश का, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश वाला जो सामान है वो आसानी से कांटे में पूछ लिया जाता है, कांडला पोर्ट में इनमें से कौन से स्टेट का मटेरियल सामान नहीं आता है, किसी का गुड्स आते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान। तो कांडला पोर्ट यहाँ है। कांडला पोर्ट के बाद में जैसे मुंबई पोर्ट आ गया, ठीक है। मुंबई पोर्ट के जस्ट नीचे एक नवा शवा है, क्या है, नवा शवा, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। अब ये क्या है, मुंबई पोर्ट बहुत पुराना पोर्ट है, ठीक है। अब क्या नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई मशीनरी आती है, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े बड़े शिप्स बनने लग गए, तो आर्टिफिशियल पोर्ट भी कहेंगे इनको, जो अपन बनाते हैं वो आर्टिफिशियल पोर्ट होते हैं, जो पहले से बने हुए थे वो नेचुरल पोर्ट थे। तो इस कंजेशन को कम करने के लिए देखो, एक कांडला हो गया, एक मुंबई पोर्ट हो गया, मुंबई के नीचे ही नवा शवा हो गया, जगह है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। इसके अलावा फिर क्या आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, मारमगांव पोर्ट, क्या आ जाएगा, गोवा के अंदर मारमगांव पोर्ट आ गया। गोवा के जस्ट नीचे क्या है, कर्नाटक है, तो कर्नाटक में आ जाएगा न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर, इसको हिंटरलैंड पोर्ट भी कहते हैं। हिंटरलैंड का मतलब होता है जैसे ये कोई ये सी पोर्ट है, यानी कि इसके पीछे सिटी है, इसके पीछे सिटी है, यानी कि हमें इस पोर्ट पे जाना है तो अपन एक स्पेशल रोड की वजह से यहाँ पर जाएंगे, तो इसको हिंटरलैंड पोर्ट पूछा जाता है कि भाई इंडिया का हिंटरलैंड पोर्ट कौन सा है, तो आप न्यू मैंगलोर पोर्ट को कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या आ गया, केरल के अंदर आ गया, कोची पोर्ट आ गया, कोची पोर्ट आ गया, ठीक है बेटा। फिर से ले लेते हैं, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, गोवा के अंदर मारमगांव हो गया, कर्नाटक के अंदर न्यू मैंगलोर हो गया, ठीक है। फिर आपके केरल में आ जाता है कोची पोर्ट आ गया, कोची पोर्ट के बाद में टूटीकोरिन पोर्ट आ गया, टूटीकोरिन के बाद में चेन्नई पोर्ट आ जाएगा, ध्यान रखना। चेन्नई पोर्ट के जस्ट ऊपर थोड़ा सा ही एन्नोर पोर्ट है, एन्नोर हमारी बुक में है या नहीं है वो मुझे नहीं मालूम, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एन्नोर के बाद में आंध्र प्रदेश में आ जाएगा पारादीप, आंध्र प्रदेश में आ जाएगा विशाखापट्टनम, क्या आ जाएगा, विशाखापट्टनम। ये ध्यान रखना कि डीपेस्ट पॉइंट में आता है, ये डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, नेचुरल पोर्ट कौन से, ध्यान रखना है। लैंडलॉक पोर्ट भी है। लैंडलॉक पोर्ट क्या होता है सुनिए, जैसे मान लेते हैं ये अपना सी कोस्ट है, क्या है, सी कोस्ट, ये सी आ गया, ठीक है, ये लैंड आ गई, तो इसमें क्या होता है, जो लैंडलॉक पोर्ट होते हैं वो इस टाइप के हो जाते हैं, ये इस टाइप के पोर्ट होते हैं, तो यहाँ से आराम से जाएगा और यहाँ पे अनलोड करते हैं, ये लैंडलॉक, यानी कि इस पोर्ट की मोस्टली जो साइड्स हैं वो लैंड से कवर होती है। हार्बर नाम सुना होगा, हार्बर लाइक के स्टेशन होता है जहाँ पे कोई भी शिप अनलोड होने के बाद में खड़ा होता है। अब क्या होता है,
वेव पानी में क्या होता है, वेव चलती है, वो पानी को हिलाती रहती है, वाटर हिलाती है। तो यहाँ जो शिप्स खड़े होंगे तो वो भी हिलते रहेंगे तो वो उस पोर्ट की जो बाउंड्री है, दीवार है, उसको तोड़ेंगे। तो हमेशा हार्बर में ही अपन शिप्स खड़े करते हैं, वहाँ पे पानी ज़्यादा हिलता डुलता नहीं, तो शिप आसानी से खड़े रहते हैं। तो शिप को पार्क करने के लिए अपन लैंडलॉक एरिया जो है या हार्बर वगैरह जो है, यहाँ पे अपन शिप को अपना पार्क करते हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम हो गया। विशाखापट्टनम के बाद में ये आंध्र प्रदेश में हो गया। फिर उड़ीसा में आ जाएगा पारादीप। ठीक है, पारादीप के बाद में ही वेस्ट बंगाल में हल्दिया। ठीक है, हल्दिया के बाद में फिर आपका वो कोलकाता वाला पोर्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोर्ट हो गए तुम्हारे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट से आप फोन करके मेरे से पूछ सकते हो। अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें देखो 2-4 चीजें बता रखी हैं। इसमें क्या था, अच्छा साथ साथ में ये चीज और है कि कौन से पोर्ट से, तुम्हारे मिनरल वाले चैप्टर में था कि भैया उस पोर्ट से जापान को अपन आयरन एक्सपोर्ट करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अपन जापान को जो आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन से पोर्ट से करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटक कैटर इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कंसंट्रेटेड फ्रॉम केंद्रमुख माइन से निकाला जाता है न्यू मैंगलोर की जगह। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, जैसे मैंने कहा कांडला। अच्छा, कई पोर्ट, जैसे अब ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का कुछ मटेरियल जो है कांडला पोर्ट पे जाता है और कुछ मटेरियल आपकी गुजरात पोर्ट पे जाता है, सॉरी मुंबई पोर्ट पे जाता है। तो अगर आप ये मैप देखेंगे तो इस मैप को देखने पर आसानी से आपको पता चल जाएगा। ये देखो मध्य प्रदेश ही पूरा एरिया। ठीक है, तो अगर कोई एरिया यहाँ पर है, इस जगह पर अगर है, तो इसके पास में मुंबई पास, कांडला पास पड़ेगा यहाँ से, तो ये कांडला को देगा, और कोई एरिया यहाँ पे है तो वो मुंबई को सामान पहुंचाएगा। तो कई बार जैसा नेपाल है, नेपाल के पास में कोई सी पोर्ट नहीं है, भूटान के पास में कोई सी पोर्ट नहीं है, तो ये क्या करते हैं, कोलकाता पोर्ट पर अपना मटेरियल पहुंचाते हैं। ये चीज का ध्यान रखना कि कौन से पोर्ट, बांग्लादेश के पास जो खुद का पोर्ट है, नेपाल भूटान के पास पोर्ट नहीं है, तो वो कोलकाता पोर्ट या हल्दिया पोर्ट जो है इनको यूज करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो इस बेसिस पे भी आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। कोची जो है साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, क्वेश्चन पूछा ले जाता है साउथ वेस्टर्न कौन सा है, ईस्टर्न वेस्टर्न कौन सा है। तो ठीक है, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए लगून विद ए नेचुरल हार्बर। क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, नेचुरल हार्बर पे कौन सा है, लगून्स के ऊपर कौन सा पोर्ट है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो प्लीज अंडरलाइन इट। साउथ ईस्टर्न पोर्ट टूटीकोरिन, जैसे मैंने आपको बताया टूटीकोरिन साउथ ईस्टर्न, ईस्ट साइड में हो गया, ये साउथ वेस्टर्न हो गया। तो क्वेश्चन आ सकते हैं। वेस्टर्न पोर्ट कौन सा है इंडिया का, तो कांडला आ जाएगा। ईस्टर्न पोर्ट कौन सा है, वो हल्दिया आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंडरलैंड है। इसके अलावा श्रीलंका के साथ में मालदीव वगैरह के साथ में चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री है। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट मैंने बताया था क्योंकि ये लैंड से चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, इस वजह से। पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा, स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। कोलकाता इज एन इनलैंड पोर्ट, इनलैंड अंदर की तरफ है, मैंने पहले समझाया था तुमको, इनलैंड पोर्ट है, ये कैनल्स के जरिए जुड़ा हुआ है। ये रिवर राइन पोर्ट भी बोल देते हैं इनको। दीज पोर्ट्स आर वेरी लार्ज एंड रिच हिंडरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। टाइडल पोर्ट भी इनको बोल दिया जाता है, टाइड्स आती रहती है इन पोर्ट्स के ऊपर। हुगली रिवर के ऊपर बना हुआ है। हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप एज ए सब्सिडियरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिवाइव ग्रोइंग प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट पे पुराना पोर्ट था तो सबसे ज्यादा कोलकाता पे आता था, लेकिन बड़े पुराना शिप था कोलकाता वाला। लेकिन फिर क्या हुआ, कोलकाता यहाँ पे था, आपके इस टाइप की शेप में है वो कोलकाता वाला पोर्ट जो है, तो यहाँ पे बड़े शिप्स नहीं आ सकते कोलकाता में, तो पुराना पोर्ट था, इसलिए अपन को यहाँ पे हल्दिया पोर्ट बनना पड़ा। अब अपन बात करते हैं एयरवेज की। एयरवेज जो है इनका नेशनलाइज किया गया था 1953 के अंदर। पहले एयर इंडिया तो वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज के साथ में कनेक्टेड थी। इंडियन एयरलाइंस जो थी वो इंडिया के अंदर ही चलती थी, लेकिन बाद में इन दोनों को सबमर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब इंडिया में बहुत सारे इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, और अब बेनिफिट पूछा जाए व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एयरपोर्ट, तो भाई ये क्या करते हैं,
अनइवन टोपोग्राफी पर आसानी से पहुंच सकते हैं। जहां पे रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है वहां पे कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए आसानी से फ्लड वगैरह में कई बाढ़ वगैरह आ जाती है तो वहां पे भी ये जो एयरवेज हैं बहुत अच्छे काम करते हैं। हेलीकॉप्टर से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी तरह हेलीकॉप्टर की कंपनी है पवन हंस, ये अनइवन जो सरफेस है वहाँ पे जाती है। इसी के अलावा एक ONGC है, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। इसको अपना एयर सर्विस जो है ये प्रोवाइड करवाती है। पवन हंस वगैरह है। आगे चलते हैं। इसमें एयरपोर्ट्स के कुछ नेम्स आए हुए हैं, इन नेम्स को ध्यान रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं। जैसे दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बोलते हैं, मुंबई वाले को छत्रपति शिवाजी बोलते हैं, और मीनम बकम चेन्नई वाले पोर्ट को कहते हैं। इसी तरह कोलकाता वाले पोर्ट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट बोला जाता है। अब अपन कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। कम्युनिकेशन जो सिस्टम है क्या काम करते हैं अपन कम्युनिकेशन, इसमें अपन अपने जो आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज करने के लिए अपन कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। पुराने टाइम में कैसे था मैंने बताया, स्मोक के ज़रिए, एनिमल्स के ज़रिए अपन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो करते थे। आज अपने पास में 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्सनल बोल देते हैं और मास बोल देते हैं। मास में आपके टीवी रेडियो वगैरह आ गए, टीवी रेडियो न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह आ गए। पर्सनल में आपके मेल्स वगैरह आ गए हैं। इंडिया का जो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है पोस्टल है, वर्ल्ड में बहुत सबसे बड़ा है अपना, ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है ये। यहाँ पे अपने पर्सनल में अपने ईमेल्स आ जाएंगी हैं, इसमें वेबसाइट्स आ जाएंगी, लेटर्स वगैरह आ जाएंगे, ये पर्सनल आ गया। मोबाइल फ़ोन्स आ गए, ये पर्सनल के अंदर आ जाते हैं। और वही जैसे अपन ने दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया, उनकी क्वालिटी मेंटेन करी, उसी तरह से अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अपना अच्छा मेंटेन किया। पहले 3G सिस्टम था, अब 4G आ गया, 5G की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम है। अच्छा, इसके अलावा अपन ने जो पोस्टल सर्विस जो यूज़ करते हैं, इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास मेल को एयरलिफ्ट किया जाता है, यानी 3G से पहुंचाया जाता है, उनकी थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। सेकंड क्लास मेल में तुम्हारे बुक्स, पैकेट, रजिस्टर, न्यूज़पेपर, पीरियोडिक्स, मैगजीन्स वगैरह हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ में ही और भी अच्छी डिलीवरी करने के लिए अपन ने 6 मेल चैनल यूज़ किए हैं, 6 मेल चैनल यूज़ किए हैं। जैसे अपना राजधानी चैनल है, इसको येलो भी बोला जाता है, मेट्रो चैनल है इसको ब्लू, ग्रीन चैनल है इसको लोकल। सुनो भी समझ में क्या होता है, कभी आपने से भेड़ में देखा होगा, वहाँ पे सिर्फ एक रेड बॉक्स ही होता है, इसी में एक सारी डाल दो। भेड़ की डाक है तो भी आप इसी में डाल दो, बिल्ली जा रही है तो भी इसी में डाल दो, और किसी वर्ल्ड में कहीं जा रही है, किसी कंट्री में जा रही है तो भी आप यहीं पर अपनी डाक डाल दें। लेकिन क्या होता है, जो मेजर सिटीज़ होती है दिल्ली, जयपुर वगैरह, वहाँ पे 3 बॉक्सेस बने हुए रहते हैं। एक लोकल वाला डाक डाल दी, इसमें डाल दो, किसी दूसरे स्टेट में डाक है तो उसमें डाल दो, और इंटरनेशनल वाली उसी स्टेट की डाक है, लेटर्स वगैरह तो इसमें डाल दो, और दूसरे स्टेट्स में जाने वाले इसमें डाल दो। तो इन्हीं के जो नेम्स हैं, मतलब बेटर फैसिलिटी देने के लिए, अच्छी फैसिलिटी देने के लिए 6 मेल जो है वो चालू की गई। इनके लिए इनके बॉक्सेस का जो कलर है वो भी अलग अलग होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, राजधानी जो है वो येलो कलर का होता है, इसके अलावा मेट्रो है वो ब्लू कलर का होता है, और जो ग्रीन है ये लोकल लेवल के लिए होता है। इसके अलावा बिजनेस चैनल है, देखो बिजनेस की डाक वगैरह है वो देखने के लिए, बल्क मेल है, पीरियोडिक चैनल्स वगैरह, टोटल 6 जो है अपन ने सिस्टम बनाएगा। अच्छा, अपने पास में जो न्यूज़पेपर है, 100 लैंग्वेज के अंदर अपने न्यूज़पेपर वगैरह जो है छपते हैं। सबसे ज़्यादा अपना हिंदी का न्यूज़पेपर छपते हैं, उसके बाद इंग्लिश और फिर उर्दू का नंबर आता है। इसी तरह से ही जो फिल्म वगैरह बनती है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो है वो सर्टिफिकेट देती है इनको, चाहे वो इंडियन फिल्म हो चाहे फॉरेन फिल्म हो। ये ध्यान रखें ना, कई बार पूछ लेते हैं कि फॉरेन में कोई मूवी आ रही है इंडिया के अंदर, वो इंडिया में दिखाने लायक है या नहीं है, ये कौन तय करेगा? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो है वो इसको डिसाइड करेगा, जिसको कई बार आपने सुना होगा, वो बड़ी याद नहीं आ रहा, सेंसर बोर्ड। ठीक है, अब ले लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, अब a trade which comprised by 2 countries, या
टू कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसी को अपन इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ट्रेड का क्या फ़ायदा होता है, कोई अपने जोग्राफिकल कंडीशन हर कंट्री की अलग है, उस कंट्री में कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, जैसे जापान है, जापान में मिनरल्स है ही नहीं, ठीक है, तो उसको मिनरल्स इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कोई कंट्री है एग्रीकल्चर एडवांस है, कोई कंट्री मिनरल्स बेस एडवांस है, तो ये क्या करते हैं सरप्लस मटेरियल को डिफिक्ट जो एरियाज हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे सपोज ये अब टमाटर के रेट 60 रुपीज़ के.जी. है, तो यहाँ पे हमको टमाटर चाहिए, टमाटो चाहिए, तो टमाटो उस रीजन से आ रहा है जहाँ पे वो 5 रुपीज़ किलो, 5 रुपीज़ पर के.जी. होगा, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, कम्युनिकेशन क्या करता है, ट्रेड क्या करता है, यह किसी सरप्लस मटेरियल को, सरप्लस है ऐसा मटेरियल जो एक पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उस मटेरियल को वहाँ से कलेक्ट करता है और जहाँ पे उस मटेरियल की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड्स के कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से सामान बाहर भेजना, इम्पोर्ट का मतलब बाहर से सामान आना। एक वर्ड है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड में बैलेंस बनाना, मतलब हम हर कंट्री चाहता है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, इंपोर्ट कम करे, इसी को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड है। हर कंट्री चाहता है एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करे, इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी आएगी उस कंट्री के अंदर, और इंपोर्ट कम से कम करे क्योंकि इंपोर्ट करने में पैसा खर्च, तो इसी को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड हर कंट्री। Every country wants to export in a large volume and import in a less volume, ठीक है, तो इसी को बैलेंस। अच्छा, ये नेगेटिव कब हो जाता है, जब हम इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारे कंट्री का पैसा दूसरे में चला जाता है, तो इसको नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अच्छा, अपनी कमोडिटीज़ इन एक्सपोर्ट, अपन यहाँ से एक्सपोर्ट जो कमोडिटीज़ करते हैं, सामान जो करते हैं, उनमें एग्रीकल्चर का और 9.9% है, ओट्स मिनरल्स जो है अपन 4% है, ज्वेलरी वगैरह 14.7 है, पेट्रोलियम इंक्लूडिंग कोयल 16.8। अच्छा सुनो, अपन पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं और अपन इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का है। इसके अलावा मशीनरी अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं और अपन इंपोर्ट भी करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट 28.6। अब ये इंपोर्ट देखो, अपन यहाँ पे पेट्रोल भेज रहे हैं किसी कंट्री को 16.8 भेज रहे हैं और इंपोर्ट करवा रहे हैं 28.6 है। पिरल्स, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह, ये आपको क्या अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बता रखा है और क्या अपन इंपोर्ट करवा रहे हैं ये। अब क्या, जैसे जैसे टाइम पीरियड बदलता जा रहा है, अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। पहले अपन कमोडिटीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, आजकल अपन सर्विस का कर रहे हैं। अपने डॉक्टर इंजीनियर्स वगैरह जो है इंडिया में पढ़ाई कंप्लीट पढ़ते हैं और विदेशों में जाके काम करते हैं, तो वहाँ पे वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। रेमिटेंस मतलब वहाँ पे जो अर्निंग करते हैं उस अर्निंग को वो इंडिया के अंदर भेजते हैं। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं टूरिज्म एज ए ट्रेड। अब टूरिज्म है उसको भी एक प्रकार से ट्रेड मान सकते हैं। कोई भी टूरिज्म इंडिया के अंदर आता है तो उसको रेस्टोरेंट चाहिए, उसको होटल चाहिए, उसको गाइड चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशंस भी चाहिए, और जहाँ किसी भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को देखने वो चाहेगा तो उसकी वो एंट्रेंस टिकट भी परचेज करेगा। तो इस ट्रेड, ये ट्रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि बाहर से कोई भी फॉरेनर्स आएगा तो वो यहाँ पे खर्चा करेगा, यानी कि वहाँ से वो फॉरेन करेंसी लेकर आएगा। ट्रेड उसी को कहते हैं। अपन इंपोर्ट अपन एक्सपोर्ट करते हैं, कोई सामान भेजा, वहाँ से क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, वो ट्रेड ही तो है। तो टूरिज्म को अपन ने ट्रेड में काउंट कर रखा है। अब देखो 2010 में और 9 का कंपैरिजन कर रखा है। 64,889 जो करोड़ रुपए हैं ये अपने, इसलिए अपन कहते हैं ना अतिथि देवो भव। अपन को कभी भी फॉरेनर्स का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी यहाँ पे महसूस करेगा वो आगे जाके दूसरे कंट्री को बताएगा, नहीं नहीं डोंट गो इंडिया, इट्स ए वेरी बैड कंट्री, देयर पीपल्स आर नॉट सो गुड, ऐसे बोलेगा। ऐसे बोलेगा तो देखो कितने सारे जो फॉरेनर्स है वो इंडिया के अंदर नहीं है।
फॉरेनर्स की अपन को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक तो अपने संस्कार हैं, कल्चर है, अतिथि देवो भव। दूसरा वो अपन को मनी जो है वो दे रहा है, अपना एक ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, देखो गाइड्स जो है उसी पे डिपेंड है, होटल ट्रांसपोर्ट्स वगैरह सॉरी होटल्स हैं उसी पे डिपेंड है। फॉरेनर आएगा वो यहाँ पे रहेगा, स्टे करेगा, फिर टिप भी दे देता है लोगों को। ठीक है, अब देखो 2010 में 5.78 मिलियन फॉरेनर जो थे वो इंडिया के अंदर आए थे। मोर देन 15 मिलियन पीपल्स आर डायरेक्ट इंगेज इन द टूरिज्म, और इनकी वजह से 15 मिलियन जो पीपल्स हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्रीज में डिपेंड है अपने यहाँ पर। ठीक है, तो देख लो कितने सारे लोगों को अपन एम्प्लॉयमेंट भी दिया हुआ है टूरिज्म के जरिए। आगे चलते हैं। It also help in the development of the international understanding about our culture and heritage. टूरिज्म आप प्रोवाइड करवाएंगे तो ये लोग अपने कल्चर के बारे में वहाँ जाके पीपल्स को बताएंगे, अपनी बढ़ाइयाँ करेंगे। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। अब इनमें अंतर होता है। बिजनेस टूरिज्म का मतलब कि बिजनेस पर्पज पे यहाँ है, जैसे अपना नीम राणा है, यहाँ पे जापानी जोन बना रखा है, कोरियन जोन्स बना रखा है। यहाँ पे का तो लोग बाग आते हैं, आके देख के जाएंगे, विजिट करके जाएंगे क्या भी सूटेबल जगह है या नहीं है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, है। मेडिकल टूरिज्म, अब इंडिया जो है एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। इंडिया में किसी भी कोई भी ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसकी कॉस्ट फॉरेन कंट्री से कम होता है। यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन करवा लो आप, ये समझ लो लोगों के हार्ट अटैक आ जाता है तो यहाँ पे छल्ले वगैरह डलते हैं, तो एक तो आप विदेशी फॉरेन में डलवाओ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, एक इंडिया के अंदर डलवाओ सस्ता पड़ता है। तो वो मतलब इन लोगों को जो वीज़ा मिलता है वो वीज़ा के ऊपर लिखा हुआ रहता है आप किस वजह से इंडिया में विजिट कर रहे हैं। बिजनेस पर्पज की वजह से कर रहे हैं, मेडिकल पर्पज से कर रहे हैं, कल्चरल टूरिज्म घूमने के लिए आए हैं, एडवेंचर टूरिज्म पहाड़ों वगैरह पे चढ़ना, वो एडवेंचर वगैरह हो गया, सी पोर्ट वगैरह पे, इको टूरिज्म, हेरिटेज घूमना इधर उधर, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट्स हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन आंसर अपन जाते हैं। नॉर्दर्न टर्मिनल ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नॉर्दर्न टर्मिनल कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेम ऑफ द नेशनल हाईवे नंबर 2 है, नेशनल नेम ऑफ द नेशनल, उसको वो शेरशाह सूरी, हाँ शेरशाह सूरी से ध्यान आया, मैंने आपको फर्स्ट और 2 बताए थे। फर्स्ट वाला कहाँ से था, ये दिल्ली टू अमृतसर और जम्मू कश्मीर जाता है, और जो 2 जो था वो दिल्ली टू कोलकाता जाता है। इन दोनों को कलेक्टिवली अपन शेरशाह सूरी वाला या ग्रैंड ट्रंक रोड बोल सकते हैं। हेडक्वार्टर ये इस तरीके से। अब देखो जरा, रेलवे गेज विद ट्रैक 1.676 मीटर, कौन से रेलवे ट्रैक है जिसकी वेथ जो है 1.676 है, मैंने बताया था ब्रॉड गेज। तो इस तरीके से देखो, अब ये तुम्हारे शायद बुक में था या नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने बता दिया है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताइए प्लीज उनको अंडरलाइन कर लेना, उनको नोट कर लेना। ओके ठीक है, ओके बाय बेटा, कोई दिक्कत हो तो आगे बात करें। बाय, सी यू सून।